स्वाध्यायः परमः। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर महारुद्र प्रताप सिंह चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सबका स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वह विषय है हिंदी द्वितीय वर्ष मुख्य एवं गौण, जिसका पेपर कोड है HNDMS 203। विषय है हिंदी नाट्य। उसके अंतर्गत जिस इकाई की हम बात करने वाले हैं वह इकाई है इकाई 2, आधुनिक नाटक का आरंभ, भारतेंदु युग। इस इकाई की रूपरेखा कुछ इस प्रकार रहेगी, जिसमें सबसे पहले उद्देश्य, फिर प्रस्तावना, फिर भारतेंदु पूर्व हिंदी नाटक और रंगमंच की स्थिति, फिर भारतेंदु के नाटक, भारतेंदु युग के अन्य नाटककार और अंत में सार बिंदु। मित्रों, इस इकाई को हमने 2 भागों में विभाजित किया है। प्रथम भाग में उद्देश्य, प्रस्तावना, भारतेंदु पूर्व हिंदी नाटक और रंगमंच की स्थिति, रंगमंच का प्रारंभिक रूप, प्रमुख लोक नाट्य परंपराएं और सामाजिक प्रभाव, इसको हमने रखा है प्रथम भाग में। और दूसरे भाग की अगर हम बात करें तो उसमें भारतेंदु के नाटक, भारतेंदु युग के अन्य नाटककार और सार बिंदु, यह आएगा दूसरे भाग में। इस इकाई के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो उद्देश्य के अंतर्गत भारतेंदु पूर्व हिंदी नाटक और रंगमंच की स्थिति के बारे में जान सकेंगे, भारतेंदु के मौलिक नाटकों से परिचित हो सकेंगे, आधुनिक हिंदी नाट्य के आरंभ में भारतेंदु युग से परिचित हो सकेंगे, आधुनिक हिंदी नाटक में भारतेंदु के योगदान को समझ सकेंगे, आधुनिक युग के समकालीन नाटककारों के नाटकों से परिचित हो सकेंगे। तो यह रहा इस इकाई का उद्देश्य। उसके पश्चात प्रस्तावना के तौर पर अगर हम बात करें तो भारतेंदु युग जो था उससे पूर्व हिंदी नाटक और रंगमंच की स्थिति क्या थी, उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। इससे पहले इकाई 1 में हम पढ़ चुके हैं कि भारतेंदु युग से पहले, मतलब हिंदी साहित्य में नाट्य विधा की जो परंपरा है वह उसका आरंभ कहाँ से हुआ था, तो उसकी कुछ बातें हम करेंगे। जैसे उसके अंतर्गत 2 मुद्दे हैं, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक। अब ऐतिहासिक और सांस्कृतिक के अंतर्गत क्या आएगा, तो ऐतिहासिक यानी क्या, तो हिंदी नाट्य विधा जो है उसका इतिहास क्या रहा है। अगर हम बात करें हिंदी नाट्य विधा की तो उसका उद्भव कब हुआ था और आज भी उसका विकास हो रहा है, तो शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो अगले लेक्चर में हमने बात की थी कि पौराणिक काल से ही नाट्य विधा का प्रारंभ हमारे इतिहास में देखने को मिलता है। उसके बाद रामायण काल में, महाभारत काल में, बौद्ध काल में, हिंदी साहित्य के आदिकाल में, मध्यकाल में, यानी कि मध्यकाल जिसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, उत्तर मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल, तो उसमें भी भक्तिकाल, रीतिकाल और उससे होते हुए आधुनिक काल में हिंदी नाट्य की विधा आई हुई है। तो आधुनिक काल यानी भारतेंदु युग, उससे पहले नाटक की स्थिति क्या थी उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। अब भारतेंदु युग 19वीं शताब्दी में शुरू होता है। उससे पहले का काल जो था तो उस समय नाटक की स्थिति क्या, उसके बारे में हम बात करेंगे। हिंदी साहित्य और रंगमंच का प्रारंभिक विकास। अब हिंदी साहित्य जो है, अब हिंदी साहित्य के अंतर्गत गद्य की अन्य कई विधाएं हमें देखने को मिलती हैं। साहित्य यानी क्या, जिसमें गद्य और पद्य दोनों हमें देखने को मिले। लेकिन नाट्य विधा जो है वह साहित्य की जो अन्य विधाएं हैं, जैसे गद्य में उपन्यास, कहानी, नाटक आदि आते हैं, तो नाटक भी एक अलग विधा है, उसका उद्भव पौराणिक काल से ही देखने को मिलता है। और सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ। अब नाट्य विधा जो है, हमने पूर्व लेक्चर में बात की थी कि नाटक एक विधा है, साहित्यिक विधा, और साहित्यकार कोई भी विधा जब लिखता है तो उस विधा को लिखते समय चूंकि साहित्यकार समाज का ही हिस्सा है, तो समाज का एक हिस्सा होने के कारण समाज में जो परिवेश उसका चल रहा है, सांस्कृतिक प्रभाव और सामाजिक प्रभाव,
उसकी कृति में हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो साहित्यकार जब नाट्य लिखता है तो उसके नाट्य में जो पात्र हो गए, उस पात्र में, उस समाज में जो व्यक्ति विद्यमान है या इतिहास में जो व्यक्ति हो गए हैं, उसका प्रभाव उसकी कृति में हमें देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार कोई भी साहित्यकार कोई भी कृति लिखता है तो उसमें उसके दिमाग में वैसे कोई ना कोई पात्र आ ही जाएंगे। हो सकता है कि उस पात्र का नाम वो बदल दे। मान लीजिए कि श्री राम को आधुनिक परिवेश में हमें अगर समझना हो तो राम का नाम रखने की जरूरत नहीं है, किसी और का नाम रखकर भी राम के जो उनका जो चरित्र था, उनके जो गुण थे, उनके गुण हम इस पात्र के अंतर्गत दिखा सकते हैं। तो उस प्रकार हम जब बात करें तो कोई भी साहित्यकार कोई भी कृति जब लिखता है तो अपने तरीके से उसको बदल भी सकता है। रामायण का उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। राम के चरित्र को दिखाने के लिए, राम का चरित्र कितना आदर्श था, उसको दिखाने के लिए सिर्फ राम का नाम लेना जरूरी नहीं है, किसी और पात्र के माध्यम से भी उस कथा को वह दिखा सकता है। आगे अगर हम बात करें तो हिंदी नाटक का आरंभिक इतिहास, जैसे हमने बात कही कि हिंदी नाट्य जो है वो पौराणिक काल से चलता आ रहा है। तो सबसे पहले संस्कृत नाटकों का प्रभाव उसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि नाट्य विधा जब प्रारंभिक उसका काल था तो वो था पौराणिक काल, और उस काल में संस्कृत भाषा में ही सब कुछ लिखा जाता था। तो आज भी नाट्य जो विधा है हिंदी की, उसमें संस्कृत नाट्य का प्रभाव देखने को मिलता है। संस्कृत नाट्य में कौन आएगा? तो कालिदास, भास आदि का साहित्यिक योगदान। अब कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ऐसी जो रचनाएं हैं वैसी उच्च कोटि की रचनाएं थी जो वैश्विक स्तर पर आज भी प्रसिद्ध हैं। तो कालिदास की वो रचनाएं आज के नाटकों के लिए आदर्श हैं, और उसी को देखते हुए आज का जो नाट्य रूप है वह विकसित हुआ है। फिर लोक नाट्य परंपराएं जिसका लिखित रूप ना हो, कुछ भारत में लोक नाट्य परंपरा बहुत ही विकसित है और बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है। मान लीजिए कोई राजा है, उनकी गाथा का कहीं पर मंचन हो रहा है, तो मंचन करने के लिए उसका लिखित रूप होना जरूरी नहीं है। जैसे हमारे वेद जो थे, तो वेद श्रव्य ग्रंथ थे, उसका लिखित रूप हमें कहीं देखने को नहीं मिलता था। तो हमारी परंपरा श्रव्य परंपरा चलती आ रही है। रूढ़ी जो है, पुरानी रूढ़ियाँ जो चली आ रही है, एक के बाद एक के अंदर वह देखने को मिलता है। तो लोकनाट्य परंपरा वो परंपरा है जो इसका लिखित रूप हमें देखने को नहीं मिलता है। तो लोकनाट्य परंपरा में ऐसी बहुत सी कथाएं हमें देखने को मिलती हैं, जैसे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी, ये सारे ऐसे चरित्र हैं जिनकी लोक कथाएं आज भी हमें सुनने को मिलती है। तो जहाँ कहीं भी पूरे भारत में लोक नाट्य परंपरा का मंचन हो रहा है, नाटक का मंचन हो रहा है, वहाँ ऐसे पात्रों का जो चरित्र है वह दिखाया जाता है। आगे है रामलीला, रासलीला, नौटंकी आदि। अब रामलीला जो है, तो रामलीला 9 दिनों तक चलती है, उसका मंचन होता है। रासलीला तो दिव्य प्रेम का नृत्य या कृष्ण का मधुर अभिनय उसमें दिखाया जाता है। नौटंकी तो नौटंकी के अंतर्गत संगीत, नृत्य, संवाद, कला का मिश्रण ये आदि उसमें देखने को मिलता है। प्राकृत और अपभ्रंश की भूमिका। अब जैसे भी हम हिंदी भाषा के विकास की बात करते हैं तो संस्कृत भाषा से होते हुए प्राकृत, पाली और अपभ्रंश, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ये इसका विकास की जो परंपरा चली आ रही है, जहाँ से उसका उद्भव हुआ था, ये वहाँ से, तो उस भाषा के प्राकृत कहे या अपभ्रंश, उसके साहित्य का भी प्रभाव हिंदी भाषा में देखने को मिलता है। रंगमंच का प्रारंभिक स्वरूप। अब उसमें धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में रंगमंच का योगदान या रंगमंच का उपयोग, खुले स्थानों और मंदिर प्रांगण में प्रदर्शन और कथावाचन और गीत संगीत की प्रधानता। अब धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में रंगमंच का उपयोग। मान लीजिए कोई धार्मिक आयोजन किया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी सामाजिक लोगों के द्वारा, तो वहाँ पर वह जो रंगमंच में रामलीला, महाभारत की कथाएं आगे आदि का मंचन वहाँ पर करते थे, ताकि जो हमारी नाट्य परंपरा चली आ रही है
उसका संप्रेषण हो सके, हमारे जो पौराणिक पात्र थे उसके बारे में समाज में सब लोग उसके बारे में जान सके। अब ये जो रंगमंच था वो कहाँ पर दिखाया जाता था? तो खुले स्थानों पर या मंदिर के प्रांगण में उसका प्रदर्शन किया जाता था। खुले स्थानों में, कोई भी खुला स्थान है वहां पर मंडप वगैरह बांधकर रंगमंच तैयार किया जाता था और वहां पर वो लोग नाटक खेला करते थे, खेले जाते थे। आगे है कथावाचन और गीत संगीत की प्रधानता। अब कोई भी कथावाचन हो रहा है तो उसमें गीत संगीत भी आते हैं, भजन वगैरह गीत वहां पर ईश्वरीय गीत गाए जाते हैं, तो वह भी नाटक में आते हैं। प्रमुख लोक नाट्य परंपराएं। अब प्रमुख लोक नाट्य परंपराएं कौन कौन सी हैं? तो रामलीला, तो रामलीला में धार्मिक कहानियों का मंचन होता है। रासलीला, जिसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। नौटंकी, जिसमें लोकगीत और नृत्य का आधारित नाटक उसमें देखने को मिलते हैं। भांड और स्वांग, इसमें हास्य और व्यंग्य के माध्यम से मनोरंजन किया जाता है। हिंदी नाटक की सीमाओं की अगर बात करें तो हिंदी नाटक की कुछ सीमाएं भी रही थी, जैसे साहित्यिक विकास का अभाव था। अब साहित्यिक विकास का अभाव यानी क्या? जैसे हमने बात की कि उस युग में जो नाटक थे वो लिखित रूप में नहीं थे। जो कथाएं चली आ रही है उसको देखकर, उसको सुनकर एक रंगमंच तैयार किया जाता, लोग आते और रंगमंच पर कलाकार मंचन उसका करते। तो लिखित रूप ना होने के कारण उसका जो साहित्यिक प्रभाव है वो हमें कम देखने को मिलता है। लिखित नाटकों की कमी थी, बात हमने की अभी कि लिखित नाटक कम थे, जिसने जो सुना हुआ है उसी के आधार पर पात्रों का गठन करते और रंगमंच पर निभाते। फिर संस्कृत और लोक नाट्य परंपराओं पर अत्यधिक निर्भरता। अब संस्कृत और लोक परंपरा जो चली आ रही थी उस पर ही निर्भर रहे, अपने तरीके से कुछ अलग किया ही नहीं। अगर करना चाहा भी तो उसमें सफलता नहीं मिली, क्योंकि लोग क्या देखना चाहते थे कि संस्कृत भाषा में जो लिखे गए हैं, मतलब साहित्यकार ने कुछ नया करने का सोचा ही नहीं था। तो यही हिंदी नाटक की सीमा भी रही। अब सामाजिक प्रभाव, जिसमें धार्मिक शिक्षाओं का प्रचार। अब धार्मिक शिक्षाएं जो हैं, हमारे वेद, पुराण, रामायण, महाभारत जो आदि ग्रंथ चले आ रहे हैं, तो उसकी शिक्षा देने के लिए नाटक एक प्रभावशाली माध्यम रहा। समाज में पौराणिक काल की जो गाथाएं थी, वहाँ की जो परिस्थितियाँ थी, उसको दिखाने के लिए नाटक के द्वारा, उसका मंचन के द्वारा संप्रेषण पूर्ण रूप से हो रहा था। आज भी हम कई पौराणिक पात्रों को जानते हैं, तो उसका एक बड़ा कारण नाट्य विधा ही हम मान सकते हैं, क्योंकि लोक नाट्य परंपरा चलती आ रही, इसलिए आज हम उस चरित्र से अवगत हो पाए हैं। फिर आती है सामाजिक संदेश और सामूहिक चेतना का निर्माण। अब किसी को सामाजिक संदेश देना हो तो सामाजिक संदेश के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको मंच पर दिखाया जाता था। तो मंच पर अगर दिखाया गया है और लोग उसको देख रहे हैं तो उनके दिमाग में एक छवि निर्मित होगी कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। मंच पर राम भी है और रावण भी है। अब राम जो है उनको कोई देखेगा तो व्यक्ति सोचेगा कि हमें इनके जैसा बनना है, और हमें किसके जैसा नहीं बनना। तो रावण आपके सामने आ गया तो हम रावण के जैसे नहीं बनना चाहते हैं, तो उससे सामाजिक संदेश एक जाएगा। मनोरंजन के साधन के रूप में लोक नाटक। अब सामाजिक संदेश के अलावा हमें मनोरंजन की भी आवश्यकता होती है। हमारे दिमाग को विकसित करने के लिए, जो मनमुटाव चल रहे हो, कुछ भी सामाजिक प्रसंग या कोई उपाधि आ गई हो, तो उसको दूर करने के लिए हमें मनोरंजन की आवश्यकता होती है। तो मनोरंजन के लिए भी उसके साधन के रूप में लोक नाटक का विकास हुआ। मनोरंजन भी हमारे जीवन का एक हिस्सा ही है। रोजमर्रा के जीवन से अलग होने के लिए, कुछ नया करने के लिए मनोरंजन में मान लीजिए कि कोई खेल है, कोई फिल्में हैं, वो हम देखते हैं, जिससे हमें प्रसन्नता मिलती है। प्रसन्नता रहेंगी तो हमारे चित्त का विकास होगा, मानसिक विकास होगा, हमारे जो विकार है वो दूर होंगे। तो इसके लिए मनोरंजन के लिए भी नाटक लिखे गए और उसका भी मंचन होता था। भारतेंदु युग की ओर अग्रसर। अब यहाँ से नाट्य विधा जो है वो भारतेंदु युग की ओर अग्रसर हो रही थी, जिसमें आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच की नींव डाली।
अब भारतेंदु युग की ओर अग्रसर हो रही थी, तो इसी समय ने आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच की नींव डाली थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान हम इसमें अगर देखें तो सामाजिक विषयों पर भारतेंदु युग जब शुरू हुआ, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य विधा पर लिखना शुरू किया, तो उसमें सामाजिक विषयों पर लिखना शुरू किया। पहले क्या चला आ रहा था कि पौराणिक जो कथाएं हैं, जो चरित्र हैं, उन्हीं के बारे में लिखा जा रहा था। लेकिन भारतेंदु ने अपनी कलम चलाई तो किस विषयों पर चलाई? तो सामाजिक विषयों पर। उस समय समाज में जो भी कठिनाइयां थी उसको विषय बनाकर रंगमंच पर उसको प्रस्तुत किया। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। फिर पारंपरिक और आधुनिक शैलियों का संगम। अब जो पारंपरिक शैलियां चली आ रही थी उसमें आधुनिक शैलियों का संगम भी हुआ। भारतेंदु युग के अन्य नाटककारों ने अपनी ओर से कुछ उसमें जोड़ा। जो पारंपरिक शैलियां चली आ रही थी उसमें आधुनिक शैलियों का भी संगम उन्होंने किया, जो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं। उसके बाद निष्कर्ष के रूप में अगर हम देखें तो भारतेंदु पूर्व काल में हिंदी नाटक और रंगमंच की सीमाएं और समस्याएं रही थी। जैसे पौराणिक काल में अगर हम देखें तो उनकी कुछ सीमाएं थी। भारतेंदु युग में प्रिंट मीडिया आ गई थी। अब प्रिंट होने के कारण कोई विषय है उसको समाज के बहुत बड़े हिस्से में अगर हमें फैलाना हो, मान लीजिए किसी एक स्थान पर रंगमंच की स्थापना हो गई है, कोई भी हमें नाटक का रंगमंच करना है, तो पत्रिकाओं के माध्यम से हम बहुत बड़े वर्ग को उसके बारे में बता सकते हैं ताकि सभी लोग उसको देखने के लिए आ जाए। लेकिन पौराणिक काल में, भारतेंदु पूर्व युग में प्रिंट मीडिया तो थी नहीं, तो सभी को पता भी नहीं चलेगा कि इस स्थान पर नाटक खेला जा रहा है। अगर किसी को देखने आना भी हो तो उन तक वो बात जाएगी ही नहीं कि इस जगह पर नाटक खेला जा रहा है। तो भारतेंदु पूर्व युग की यह समस्याएं थी और रंगमंच भी उतने सक्षम नहीं थे। जो आधुनिक काल है उसमें जो विकास हमारा हुआ है, नए नए आविष्कार हुए हैं जिसके कारण रंगमंच सक्षम हुआ, जिसमें हम कुछ नया भी दिखाना हो तो हम दिखा सकते हैं। तो ये भारतेंदु पूर्व काल की एक सीमाएं और समस्याएं देखने को मिलती है। भारतेंदु युग के लिए मार्गदर्शन का कार्य किया। अब जो पौराणिक काल के नाटक थे, आदिकाल के, मध्यकाल के, ऋतिकाल, भर्तिकाल आदि काल में जो नाटक लिखे गए, उसने भारतेंदु युग के नाट्यकारों के लिए, साहित्यकारों के लिए एक अच्छा सा मार्गदर्शन उन्होंने दिया, एक अच्छी नींव उन्होंने रख दी थी, जिसके ऊपर आगे चलकर भारतेंदु युग के अन्य नाटककारों ने, आधुनिक युग के अन्य नाट्यकारों ने बहुत बड़ी इमारत बना ली और आज भी निरंतर उसका विकास चल ही रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार हमने देखा कि भारतेंदु युग का जो प्रभाव है आज के साहित्य में देखने को मिलता है, उस युग पर भी पौराणिक काल और आदिकाल का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हमने अभी बात की भारतेंदु पूर्व युग के नाटक की। अगले भाग में हम भारतेंदु युग के नाट्यकार जो थे, अन्य नाट्यकार, भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके नाटक, और उनके अलावा उस युग में कौन कौन से अन्य नाटककार हुए हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। प्रथम भाग यहाँ पूर्ण होता है। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमं तप